आज से अगले 2 दिन बेंगलुरु में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है। ये बैठक आज शाम 6 बजे शुरू हो जाएगी, जिसमें 24 विपक्षी दल शामिल होंगे। इससे पहले पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी, 15 दल उसमें शामिल हुए थे। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव समेत तमाम बड़े विपक्षी नेता शामिल होने जा रहे हैं। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दिल्ली के अध्यादेश को लेकर खींचतान मची हुई थी, लेकिन कल ये साफ हो गया कि कांग्रेस इस अध्यादेश पर बिल का संसद में विरोध करेगी। कांग्रेस के इस फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया और ये साफ कर दिया कि इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। तो आज तमाम दल इकट्ठा हो रहे हैं बेंगलुरु में और 6 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। पटना में 15 विपक्षी दलों के नेता जुटे थे, लेकिन सोमवार को बेंगलुरु में 24 विपक्षी दल साथ बैठ रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध का फैसला किया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी विपक्ष की बैठक में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हमारा मत हमेशा स्पष्ट था, संघीय ढांचे पर कभी भी कहीं भी कोई हमला हो, वो तमिलनाडु में हो, वो बंगाल में हो या वो दिल्ली में हो, हम उसके खिलाफ हैं। 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। बैठक का एजेंडा इस बार ज्यादा साफ है। 3 वर्किंग ग्रुप बनाए जाने हैं। एक वर्किंग ग्रुप न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर काम करेगा, दूसरा ग्रुप अगस्त से चुनाव प्रचार की रूपरेखा बनाएगा और तीसरा ग्रुप लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों में गठबंधन का खाका तैयार करेगा। आज जो सत्ता में है उनको सत्ता से अलग करें, क्योंकि हर बुनियादी स्तंभ जो है हमारे संविधान की, उसके ऊपर हमले हो रहे हैं बहुत ही गहरा। तो इसलिए आज ये जरूरत है कि जितने लोग अपने इस देश की इस चरित्र को, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य मजबूत करना चाहते हैं, इकट्ठा हो इस काम के लिए। ये बात भी साफ की जा चुकी है कि ये व्यवस्था बस लोकसभा चुनाव के लिए होगी। विधानसभा और स्थानीय चुनाव के लिए सभी दल अपने फैसले लेने को स्वतंत्र होंगे। जो नीतीश फॉर्मूला ऑफ अपोजिशन यूनिटी 2024 है, उसका मतलब है कि बीजेपी के एक के मुकाबले एक। जिन दलों ने इस पर हामी भरी थी वही दल बुलाए गए थे। हमने बीजेडी को, वाईएसआर को, टीआरएस को, इनको और अकाली दल को, इनको नहीं बुलाया था, क्योंकि इनसे हमारी इस सवालों पर सहमति नहीं बनी। बैठक में साझा मोर्चे के नाम और इसके संयोजक पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की अहम भूमिका इस बात से समझी जा सकती है कि सोनिया गांधी बैठक में शामिल नेताओं को डिनर देंगी। तो 24 में मोदी के खिलाफ 24 दल साथ आने को तैयार हैं। गठबंधन अब ठोस रूप लेता दिख रहा है। एकता का पुल बहुत सकरा है और विपक्ष को बहुत सावधान होकर चलने की जरूरत है। यह एहसास सबको है। नई दिल्ली में मनोरंजन भारती के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इससे पहले विपक्षी दलों के बीच पटना में पहली बैठक हो चुकी है। अब आज से बेंगलुरु की बैठक का क्या एजेंडा है, देखिए मनोरंजन भारती और निहाल किदवई की रिपोर्ट। विपक्षी एकता से जुड़ी बैठक के लिए बेंगलुरु में चारों ओर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। 24 विपक्षी दलों के नेता 2024 आम चुनाव की रणनीति पर माथापच्ची करेंगे। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी भी इसमें शिरकत कर रही हैं। इस बैठक से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान किया। This meeting is actually a continuation of पटना मीटिंग। पटना में हुई बैठक की ये अगली कड़ी है। पटना में एक सकारात्मक मीटिंग हुई। ये 2024 के लिए एक जैसे सोच की विपक्षी पार्टियों के लिए एक होने की शुरुआत है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपने नेता अरविंद केजरीवाल के बैठक में शामिल होने की घोषणा की, जिससे विपक्षी दलों ने राहत की सांस ली है।
विपक्ष की इस बैठक में कई खास बातें तय होनी है। एजेंडा में अगले आम चुनाव के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मसौदा तैयार करने वाली सब कमेटी बनाना शामिल है। विपक्षी दलों के साझा कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी एक सब कमेटी बनाने पर विचार होगा। राज्यवार सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया पर भी विचार किया जाएगा। ईवीएम पर विचार और उसे लेकर निर्वाचन आयोग को सुझाव दिए जाएंगे। विपक्षी गठबंधन का नाम तय करने और साझा सचिवालय बनाने पर भी बात होगी। एक चीज जो इन सभी नेताओं को जोड़े हुए है वो है कि ये सभी नेता विपक्ष के कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर उनको जो है सबक सिखाया जा रहा है, और यही एक चीज है जो सभी विपक्षी नेताओं को एक टेबल पर आने के लिए मजबूर कर रही है। तो क्या ये सभी विपक्षी नेता अपने अपने ईगो को दरकिनार करके एक टेबल पर बैठ करके कोई ऐसा स्वरूप तैयार करेंगे जो मौजूदा सरकार को या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? एक तरफ एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने में जुटा है तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी 2004 में गठित यूपीए की तर्ज पर 2024 के लिए राजनीतिक दलों को जोड़ने में जुटी हैं। लेकिन विपक्ष का ये मोर्चा तभी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा जब इन 24 विपक्षी दलों के नेता अपने राज्यों की स्थानीय राजनीति को दिल्ली की राजनीति से हटकर देखेंगे। बेंगलुरु से निहाल किदवई के साथ मनोरंजन भारती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इससे पहले जो पटना में बैठक हुई थी तो 15 दल शामिल हुए थे, लेकिन बेंगलुरु में आज से जो बैठक शुरू होने वाली है उसमें 24 दल हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से दल हैं ये भी आपको बताते हैं। कांग्रेस इसमें शामिल होगी, साथ ही टीएमसी भी मौजूद रहेगी, डीएमके के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी है, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई के नेता रहेंगे, सीपीआई और एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी तमाम बड़े दिग्गज इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही पीडीपी, जेएमएम, आरएलडी और आरएसपी भी इसमें शामिल होगी। आईयूएमएल, केरल कांग्रेस एम, बीसीके, एमडीएमके, ये तमाम वो पार्टियां हैं जो इस बैठक में शामिल होने जा रही हैं। केरला जे, केडीएमके, फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि तमाम 24 दल के नेता हैं जो आज इस बैठक में 6 बजे शामिल होंगे। उधर बीजेपी भी एनडीए की बैठक के जरिए अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 18 जुलाई यानी कि कल दिल्ली के अशोक होटल में एनडीए की बैठक होने जा रही है। इसमें पीएम मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ एनडीए के तमाम दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। इस बैठक से पहले ओबीसी नेता ओपी राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में ट्वीट किया और कहा कि उनके आने से एनडीए और मजबूत होगी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को भी एनडीए की इस बैठक में शामिल होने का न्योता मिला है। संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले होने जा रही इस बैठक का मकसद ये दिखाना है कि पीएम के समर्थन में भी कई दल बीजेपी के साथ खड़े हैं। अगर संख्या दल की बात करें तो एनडीए विपक्ष पर भारी पड़ेगा। विपक्ष की बेंगलुरु बैठक में 24 दल शामिल होंगे, वहीं एनडीए की बैठक में कल 30 दल जुटने जा रहे हैं। गठबंधन से जूझ रहा है, उस स्थिति में हमने देखा कि जो गठबंधन बन रहा था विपक्ष का, उसमें कोई दम नहीं यूपी के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो गठबंधन बनाने वाले लोग, न मायावती जी से बात कोई कर रहा था, न हमसे बात कोई कर रहा था, तो यहाँ कोई मतलब नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया कि आप कहाँ हो? हम के दिल्ली, लखनऊ हैं। तो कहा दिल्ली आ जाओ। तो हमने कहा ठीक है आते हैं। मैं चला गया, गए, बातचीत हुई। तो बातचीत से उन्होंने कहा कि आप एनडीए में आइए, आपका स्वागत है। तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए हम लोग मिलके चुनाव लड़ा जाए। उधर बिहार में चाचा भतीजे की जंग ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। बीजेपी चाहती है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में सुलह हो जाए और जिससे राज्य में इन दोनों पर सीटों पर बंटवारा रुक सके। इस कोशिश में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2 दिन पहले ही पशुपति पारस से मुलाकात की। उससे पहले वो चिराग पासवान से मिल चुके हैं, लेकिन बीजेपी की इन तमाम कोशिशों को सफलता मिलती नहीं दिख रही। दरअसल चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पेंच फंसा हुआ है।
ये गठबंधन धर्म का नियम है बाबू, सीटिंग गेटिंग होता है। किसी भी दल में आप जाइएगा, किसी भी दल में कहिएगा तो हम हाजीपुर क्यों छोड़ेंगे जी? क्यों छोड़ेंगे हम हाजीपुर? वो क्यों आएगा हाजीपुर? हाजीपुर में उनका क्या है बताइए? वो कहते हैं मेरे पिताजी का कर्म भूमि है। जब उनके पिताजी जीवित थे 2019 में, उन्होंने तो चिराग को टिकट नहीं दिया हाजीपुर से। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा जरूर है, लेकिन इस पर मुझको विश्वास नहीं है। मेरा भाई तुम हो, तो तुम हाजीपुर की जनता की सेवा 77 से कर रहे हो, तुम पर मेरा अधिकार है, तुमको मैं अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं। अब तब मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ा था। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं था उसमें। मैं, आप लोग जान लीजिए, मैं उसमें बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था। मैंने रिफ्यूजल दिया था, लेकिन पासवान जी का आदेश था, बड़े भाई का आदेश था, मैं आदेश का पालन किया। और मैं जब हाजीपुर से चुनाव लड़ा, मैं वहाँ का सांसद हूँ, भारत सरकार का मंत्री हूँ, तो मैं किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट को मैं नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर अब कम होता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आज सुबह 7 बजे इसका स्तर 205.48 मीटर रहा, जबकि खतरे का निशान है 205.33 मीटर। इस बीच एक और राहत की खबर आई है। बीते कुछ दिनों से यमुना पर बने पुराने लोहे के पुल से रेल और सड़क यातायात बंद कर दिया गया था, जो अब आज से इस पुल से रेल यातायात शुरू कर दिया गया है, लेकिन अधिकतम रफ्तार रखी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इन खबरों के बीच अब भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर मुश्किलें हालांकि कम नहीं हुई, जैसे कि यमुना बाजार, राजघाट, ITO, लाल किले के आसपास अब भी पानी भरा हुआ है। प्रभावित परिवारों में यमुना के ऊपर अलग अलग जगह पर बने पुल पर शरण ले रखी है। सैकड़ों परिवार कैंप्स में रह रहे हैं, लेकिन इन्हें कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10-10 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। जिनके दस्तावेज पानी में खराब हो गए हैं, उनके लिए भी स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली का हाल इस वक्त। हालांकि राहत की बात यह है कि अब यमुना खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच चुकी है, काफी कम अब जलस्तर हुआ है। और इस बीच लोहे के पुल पर भी यातायात अब शुरू कर दिया गया है। रेल सेवाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जड़ौदा हरदेव नगर में नालों का गंदा पानी आने से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। सड़क पर पानी भर जाने के कारण साफ पानी की किल्लत हो गई है। यमुना में पानी कम हो रहा है, लेकिन इस इलाके में गंदा पानी अभी भी भरा हुआ है। जड़ौदा का हरदेव नगर, यमुना का पानी लोगों के घरों में नाले का पानी बनकर बह रहा है। पिछले 3-4 दिनों से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन खबर लेने वाला कोई नहीं है। ये आपके घर में कब से पानी घुसा है? इसमें 4 दिन हो गए सर। मजदूरी करते हैं, लकड़ी भी नहीं ला पा रहे हम तो बाहर से। अंदर चल के देख सकते हैं आप लोग, हमारी हकीकत देख सकते हैं। मांग मांग के खा रहे हैं, बेलदारी का काम करते हैं। पानी होनी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, चल के देख लो, आप सामने खड़े तो हो। आज 4 दिन हो गए सर। 4 दिन गटर के पानी बैक मारना शुरू हो गया है और पीछे इसकी निरंकारी ग्राउंड है, उसका पानी फ्लो हो ही जा रहा है। उसका फ्लॉप होके सारा पानी यहाँ आ ही जा रहा है और उससे क्या हो रहा है, सारा गटर बैक होते जा रहे हैं। आज 5 दिन हो गए, मेरी गाड़ी आधी डूब गई है। हमारी पार्किंग में पानी आ चुका है। मेरी क्या, सभी के घरों में पानी में, पार्किंग में पानी आ चुका है। गंदा पानी गलियों और घरों में आ जाने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कुछ लोगों के घरों में सांप भी आ रहे हैं। ये कब से पानी आपके घर के सामने भरा हुआ है? ये 5वां दिन है आज। 5वां दिन? हाँ, इतनी गंदगी है, इतने स्नेक है, बाहर भी नहीं निकल सकते। ना कोई दूध, ना पानी, राशन पानी इतना तो है नहीं जो अंदर ही भर के रखा है, स्टोर थोड़ा किया हुआ है। तो ये नाले का पानी पूरा आ रहा है आपके यहाँ घरों पे? नाले का ना निकासी है, कोई आता भी नहीं है इधर देखने। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है, बदबू बहुत उठ रही है यहाँ पर, मच्छर बहुत है, यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं मिल रहा। खाने पीने की सुविधा हो रही है, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है जी। आपके घर में भी पानी घुस गया है?
पानी घुस गया और सब परेशान, सारी रात नहीं सोए, सामान भी खत्म हो रहा है, नाले का पानी सांप निकल रहे, पूरी रात हो गई जगते जगते। अच्छा, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रिश्तेदारों के जा रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन यहाँ के लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। पानी की भी है, पानी बंद है, इस समय पानी नहीं आ रहा 2 दिन से। और दूसरी बात है, यहाँ से बाहर भी मार्केट दूर है, आदमी सामान लेने कैसे जाए, पानी 5-5 फुट गहरा भरा पड़ा, पानी का आवागमन बिल्कुल वहाँ से ठप है, आदमी वहाँ से निकल नहीं सकता, इतनी बुरी कंडीशन में है। प्रशासन ने यहाँ पे आके देखा भी नहीं है, ना कोई आया ना कोई गया है, ना किसी के घर में यहाँ आके पूछा, लोगों के घरों में सांप घुस रहे हैं नीचे के मकानों में, बहुत बुरी हालत है। हरदेव नगर में पिछले 3 दिनों से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ नालों का पानी बहने की वजह से लोगों के घरों में साफ पानी आना बंद हो गया, वहीं कुछ लोगों को खाने की भी समस्याएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि इस गंदे पानी की वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां भी हैं। कुछ लोग यहाँ अभी टेम्पररी घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि प्रशासन और MCD इस पूरे इलाके पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए। इधर दिल्ली के बाद अब मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। मथुरा में अब सड़कों पर पानी आ चुका है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जाने वाली VIP रोड पर नाव चलाने तक की नौबत आ गई है। रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त हैं वृंदावन के श्रीजी वाटिका कॉलोनी में, जहां देखेंगे वहां पानी पानी नजर आएगा आपको। यहाँ पर एक प्राइवेट स्टीमर लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये लोगों का घर है, वो यहाँ पर फंसे हुए थे। ये प्राइवेट जो स्टीमर है, जो फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। देखिए सामान भी इनका फंसा हुआ है पूरा। अगर घर देखेंगे, घरों में पूरा पानी भर गया है। और देखिए किस तरीके से रेस्क्यू हो रहे हैं। यहाँ पर लोग अपने सुरक्षित स्थान पर ले जाए जा रहे हैं। यहाँ पर कमर से बराबर का पानी यहाँ पर है। जिधर आप नजर डालेंगे उधर कॉलोनी में आपको पानी पानी नजर आएगा। और देखिए ये यहाँ के जो नाविक हैं वो लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? राम निसार। राम जी, कब से ये सुरक्षित स्थान पे लोगों को पहुंचा रहे हैं? कल से पहुंचा रहे हैं हम। यहाँ पे कल से बहुत पानी आया है, दिल्ली से पता नहीं, बहुत ये दिन पे दिन चढ़ता ही जा रहा है। क्या पानी भर गया था पूरे घर में? हाँ जी, बेड उतर रहे हैं साहब, बेड भी तैर रहे हैं, सब पूरा पानी भरा हुआ है। कब से पानी भरा हुआ है? 2 दिन से ज्यादा है, वैसे तो 3 दिन से, लेकिन 2 दिन से ज्यादा ओवर है। तो आपको पता नहीं थी कि सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, पानी यहाँ आ रहा है? पता होता तो काय को यहाँ पे रहते। पहले ऐसे कभी हुआ नहीं ना इतना। प्रशासन ने आपको अलर्ट नहीं किया? थोड़ा पानी आता है चला जाता है, अब की बार ज्यादा आया है। देखिए ये लोग हैं जो यहाँ से स्टीमर द्वारा अपने घरों को छोड़ कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। इनका कहना है कि किसी ने इन्हें अलर्ट नहीं किया, जिस कारण के घर में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण काफी नुकसान हो गया। और जो सामान है वो तैरता हुआ इनके घर में डोल रहा है। सौरभ गौतम, वृंदावन, NDTV इंडिया। राजस्थान की बूंदी की 7 बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस थाने और अदालत के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनका कसूर यह है कि 1971 में यानी कि 53 साल पहले इनके खिलाफ जंगल से लकड़ी काटने का आरोप लगा और मामला दर्ज हुआ था। पुलिस अचानक अब हरकत में आई है। इन 7 बुजुर्ग महिलाओं को राजस्थान बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इनकी कांपती हुई याददाश्त में शायद ये दर्ज भी नहीं हो पा रहा होगा कि इन्होंने क्या जुर्म किया था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये 53 साल पुराना मामला है, 1971 का। तब इन महिलाओं ने घर का चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ी काटी थी। हम हमारे घर खाना बनाने के लिए लकड़ियां लाते थे। हमें नहीं पता था कि आज हमें पुलिस पकड़कर ले जाएगी, क्योंकि लकड़ी काटने के दौरान वन विभाग के अधिकारी हमारा रजिस्टर में नाम लिख लेते थे और हम वहां से चले जाते थे। ये महिलाएं हिंडोली वन क्षेत्र की हैं। जब युवा थीं, तब कभी जंगल जाकर लकड़ी काटती थीं।
ये बहुत आम चलन था। लेकिन अपने इन मुजरिमों की तलाश में पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई। इन सब की शादी हो चुकी थी, इसलिए इनकी ससुराल से खोज खोज कर लाया गया। 1971 में हिंडोली पुलिस ने 12 महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था। 53 साल में पुलिस ये जांच पूरी कर सकी। इस बीच 3 महिलाओं की मौत हो गई। 7 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक 2 अब भी फरार हैं। अदालत ने इन सबको 500-500 रुपए के मुचलके पर रिहा कर दिया। पुलिस अपनी इस कार्यवाही के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। ये 53 साल पुराना कोई वन विभाग का प्रकरण। 53 साल से फरार चल रही 7 महिला स्थायी वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने 500-500 के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। हालांकि ये 500 रुपए भी इन महिलाओं पर भारी पड़ रहे हैं। ये गरीब घरों की महिलाएं हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि जब तमाम तरह के बिचौलिए और वन माफिया सरकार और वन प्रशासन की नाक के नीचे ये पूरा जंगल काट कर ले जाते हैं, तब इन्हीं गरीब महिलाओं पर पुलिस की नजर क्यों पड़ी? ये इंसाफ और उसकी समझ दोनों का तकलीफदेह मजाक है। बूंदी राजस्थान से सलीम अली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उत्तर भारत के कई राज्य जहां बारिश और बाढ़ झेल रहे हैं, वहीं यूरोप के कई देश पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी की समस्या से जूझ रहे हैं। इटली के कई शहरों में तो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं अमेरिका कैलिफोर्निया में भी लू चल रही है। मैड्रिड के इस बस स्टॉप का थर्मोमीटर यहां पड़ रही भीषण गर्मी बताता है। गर्मी से बचने के लिए सैलानी छाते और धूप के चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मी से पशु पक्षी भी परेशान हैं। डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए लोग अधिक से अधिक पानी पी रहे हैं। स्पेन के मौसम विभाग ने कहा है कि कैनरी आइलैंड्स जैसी जगह पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा सकता है। हाँ, यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे लगता है कि 1 गैलन पानी पी गया हूँ। सिर्फ स्पेन ही गर्मी से नहीं जूझ रहा, यूरोप के कई देशों का यही हाल है। ग्रीस के एथेंस में लोग गर्मी से राहत के लिए फव्वारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोम, फ्लोरेंस और बोलोग्ना समेत इटली के करीब 15 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इटली सरकार ने बुजुर्गों को दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक धूप से बचने की सलाह दी है। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में इस हफ्ते तापमान और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ जापान में भी तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है और ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा माना जा रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले इटली जलवायु परिवर्तन का खामियाजा अधिक भुगत रहा है। तापमान बढ़ने का मतलब है समुद्र का जलस्तर और धरती का तापमान बढ़ना। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमें कार्बन एमिशन कम करने की हर संभव कोशिश करनी होगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया, टेक्सास और नेवादा जैसे प्रांतों में भी हालात खराब हैं। पाम स्प्रिंग्स में बेघरों के लिए टेंट लगाए गए हैं। कैलिफोर्निया का डेथ वैली, जो कि धरती पर सबसे गर्म जगहों में से एक है, रविवार को यहाँ तापमान 130 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 54 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ह्यूस्टन में राहत के लिए लोग वाटर पार्कों में जा रहे हैं। यहाँ ह्यूस्टन में बहुत गर्मी है। ये अच्छा है कि हम बच्चों के साथ यहाँ वाटर पार्क में आ गए ताकि कुछ राहत मिले। उत्तर भारत के दिल्ली और हिमाचल जैसे राज्यों में आई बाढ़ और इससे मची तबाही भी ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा बताई जा रही है। साफ है, जलवायु परिवर्तन की दिशा में पूरी दुनिया को जल्द ही प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।